वैसे सभी लोग जो आज पहला दिन आए हैं, हेडिंग डाल दीजिए। तो सब लोग कुछ पहले पहले से तो हेडिंग डाला हुआ था, लेकिन फिर से डाल दीजिए। लिखेंगे परमाणु की संख्या के आधार पर आयन के प्रकार। जो भी लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, आप सभी आदमी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए। सारा लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, जो छूटा है आप लोगों का वो सब मिल जाएगा। शारदा केमिस्ट्री चैनल है, जैसे अभी भी रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग हर क्लास का होते रहता है। शारदा केमिस्ट्री चैनल है, उसमें आप चले जाएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में दिखेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th हिंदी मीडियम है, उसमें देखिएगा 4-5 लेक्चर है, वो सबको देख के आइएगा। आज 5वां लेक्चर है, इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। तो वो देख के आइएगा ना, तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील कीजिएगा। वैसे होगा तो जाते वक्त एक बार हम यहाँ से दिखा देंगे कि कौन चैनल है इसी बोर्ड से। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। तो लिखेंगे इस आधार पर आयन 2 प्रकार के होते हैं। साथ साथ लिखिएगा। इस आधार पर आयन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक को बोला जाता है एक परमाण्विक आयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। हम इसका कोई परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, इसको सिर्फ एग्जाम्पल पर आपको समझना है। Na प्लस, Ca प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस, Cl माइनस, Br माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, फास्फोरस 3 माइनस, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, etc. These all are examples of मोनो एटॉमिक आयन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मोनो एटॉमिक आयन के। थोड़ा समझिए इसको। इसमें देखो सोडियम का इक्केन को सिंबल दिया हुआ है। ऐसा है कि Na2 या Na3, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एटॉमिक फॉर्म में है। सोडियम सोडियम आयन में कब कन्वर्ट करता है, आप याद कीजिए, जब सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तभी ना सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यह एक ऐसा आयन है जिसमें भाग सोडियम का केवल एक परमाणु लिया है। यह एक ऐसा आयन है जिसमें कैल्शियम परमाणु का केवल एक परमाणु भाग लिया है। यह ऐसा आयन है जिसमें केवल एक परमाणु मैग्नीशियम का भाग लिया है। तो आप ध्यान से इस सब एलिमेंट को देखिए। चार्ज भले कभी एगो आया हो, 2 गो आया हो, 4 गो आया हो, प्लस आया हो, माइनस आया हो, लेकिन सिंबल के रूप में हमेशा कोई एक ही ना सिंबल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस सारे आयन को बनाने में केवल एक परमाणु भाग लिए हैं, यानी केवल एक परमाणु से बना हुआ यह आयन है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक परमाणविक आयन। जब आप बहुपरमाणविक आयन के एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक परमाणविक आयन और बहुपरमाणविक आयन यानी जो दूसरा टाइप है उसमें क्या अंतर है। आप इस सारे एग्जाम्पल को लिख लीजिए। तो पहले हो गया, लिख ली। दूसरा नंबर लिखेंगे बहुपरमाणविक आयन।
ये था पहला नंबर, एक परमाणविक आयन। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपरमाणविक आयन, जो दूसरा है। चेंज करें बोर्ड को? हो गया बाबू, लिख लिए? दूसरा लिखेंगे। बहुपरमाणविक आयन, इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। इसके एग्जाम्पल को देखो, तुम बेहतर समझोगे इसको। NO3 माइनस, क्या इसमें एक सिंबल है? कौन कौन है इसमें बताओ? नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम। तो बताइए, यह एक ऐसा आयन, पहले तो देखो आवेश है, तो हम निश्चित रूप से इसको आयन कहेंगे। चाहे एक माइनस रहता, दो माइनस रहता, तीन माइनस रहता, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, कुछ भी रहता तो इसको आयन कहते। लेकिन इस आयन में आप ध्यान से देखिए कि एक परमाणु भाग नहीं लिया है, इसमें कई परमाणु या एक से अधिक न परमाणु भाग लिया है। एक परमाणु भाग लिया आयन बनाने में तो एक परमाणविक, और एक से अधिक परमाणु भाग ले ले तो उसी को वो क्या बोलते हैं? बहुपरमाणविक। जैसे ये नाइट्रेट आयन कहलाता है, SO4 2 माइनस, इसको हम लोग सल्फेट आयन कहते हैं। PO4 3 माइनस, इसको हम लोग फॉस्फेट आयन कहते हैं। CO3 2 माइनस, इसको हम लोग कार्बोनेट आयन कहते हैं। OH माइनस, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या ये सब नाम सुने हैं आप? ETC लिख दीजिए इत्यादि। इसमें और भी बहुत सारा आयन होगा, जिसको हम बाद में देखेंगे। रेडिकल वाला टेबल जब देखेंगे तो वहां समझ में आएगा इस। हो गया, लिख लिए? अब देखो, यहां हम सीखेंगे कि एक परमाणविक आयन का निर्माण कैसे होता है, और फिर हम सीखेंगे बहुपरमाणविक आयन का निर्माण कैसे होता है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, एक परमाणविक आयन का निर्माण। एक परमाणविक आयन का निर्माण। एक बात बताओ, पीछे तो तुमको हम बताए हैं कि कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो उस पर ऋण आवेश आता है। ये पहले से बताया हुआ है। तो यदि हम सोडियम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी ना पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे इसको हम पढ़ेंगे सोडियम का एक परमाणु, जबकि इसको हम पढ़ेंगे सोडियम का आयन। तो परमाणु से आयन कैसे बना? जब वो इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करे और नहीं तो ग्रहण करे। त्याग करने पर धन आयन बनेगा और ग्रहण करने पर ऋण आयन बनेगा। जैसे Cl माइनस, यदि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो ये क्या बनाता है? Cl माइनस। बताओ, ये क्लोरीन का परमाणु है और ये क्लोरीन का आयन है। ये धनायन है, ये ऋणायन है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाया इसलिए धनायन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाया तो ऋणायन। तो एक परमाणविक आयन का निर्माण तब होता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है। देखिए तो एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन बनेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनेगा।
हो गया। अच्छा आप ये बताइए कि हम सोडियम का इक्के गो इलेक्ट्रॉन निकाले, यदि हम सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तो सोडियम पर 2 पॉजिटिव आ जाता, लेकिन हम अपने मन से कभी एक, कभी दो, कभी तीन नहीं निकाल सकते। किसी भी परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये उस परमाणु की संरचना पर निर्भर करता है। जैसे देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 का। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप पढ़े हो तो कन्फिग्रेशन उसका होता है 2 8 1। बताओ अष्टक पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन का ही ना त्याग करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो सोडियम पर कितना चार्ज उत्पन्न होगा, 1 प्लस। क्लोरीन का यदि हम बात करें एटॉमिक नंबर होता है 17, कन्फिग्रेशन होगा 2 8 7। अब बताइए ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक पूरा करेगा या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके करेगा, चूंकि ये ज़्यादा आसान है। तो सीएल पर चार्ज कैसा उत्पन्न होगा, माइनस। तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, या कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग या कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। इसी को बाद में हम वैलेंसी के रूप में पढ़ेंगे, जिसको संयोजकता हम लोग कहते हैं। तो पहले इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तक लिख चुके हैं आप, आगे बढ़िए। तो जैसे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह बनाता है Ca2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। अल्युमिनियम किसी केमिकल रिएक्शन से हमको कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और कौन ग्रहण कर रहा है, बताइए। तो यदि इलेक्ट्रॉन एरो के इस साइड लिखा हुआ हो, रिएक्टेंट में लिखा हुआ हो, मतलब ये ग्रहण कर रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन एरो के राइट साइड लिखा हुआ रहे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जब भी त्याग करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जब भी ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। तो अभी आप पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ मोनो एटॉमिक आयन। अब हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए। पहले आप यहां तक लिख लीजिए। अच्छा एक और चीज, P3- ऐसे लिखें या P3- ऐसे लिखें, ये दोनों का एक ही मतलब है, कोई अलग बात नहीं है। बताइए तो इसका क्या मतलब है। फास्फोरस का एटम 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक आयन बनाया है। अच्छा बताइए ये एक आयन है या 3 आयन है, ये एक आयन है जिस पर आवेश कितना है। जब आवेश बोले तो आप 3 मत बोलिए, आप बोलिए -3, क्योंकि आवेश को हमेशा उसके साइन के साथ बोला जाता है। क्लियर है ये सब चीज। आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुपरमाणविक आयन का निर्माण। ये एक भारी टर्म है, हो सकता है कि आप में से बहुत को ये बात अभी समझ में ना आए। इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि ये आगे के टॉपिक से संबंधित है, तो थोड़ा बहुत परेशान करेगा। ये समझ में आ जाए तो भी अच्छा, नहीं समझ में आए तो परेशान मत होइएगा, आगे हम उसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे जब रासायनिक बंधन पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल तुम हमको एक बात बताओ, H2SO4 जानते हो ये क्या है, इसका नाम बताओ। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को ना बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको यदि हम पानी में डाल दें तो ये टूटता है 2 हाइड्रोजन प्लस में, 2H+ आयन में, और टूटता है ये SO4 2- में। आप बताइए कि ये पॉली एटॉमिक आयन है कि नहीं। हाँ ना नहीं बोल रहा है रे। ये पॉली एटॉमिक आयन है कि नहीं, काहे है, कैसे है। इसमें दो या दो से अधिक परमाणु भाग ले लिया तो ये पॉली एटॉमिक है, एक परमाणु भाग लेता तो ये एक परमाणविक होता। इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु भाग ले लिया तो पॉलीएटॉमिक हुआ। अच्छा ये एक परमाणविक है या बहुपरमाणविक है, ये एक परमाणविक है क्योंकि H+, इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन पर एक प्लस आया है, इसका मतलब एक केन को एटम भाग लिया। यदि यहाँ पर H2 लिखा हुआ होता तब वो बहुपरमाणविक हो जाता, क्योंकि उसमें 2 परमाणु भाग ले लिया। तो एक स्पष्ट बात कही जा सकती है यहाँ से
कि ये वाला जो एटम है ये है मोनो एटॉमिक, और ये वाला जो आयन है ये क्या है, पॉली एटॉमिक। क्या इस बात को समझे आप? अब देखो, पॉली एटॉमिक आयन का जो निर्माण होता है, ये निर्माण हमेशा किसी न किसी यौगिक के टूटने से होता है। जैसे हम एक यौगिक आपको बता रहे हैं अभी, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को जब जल में डालोगे ना तो ये दो भाग में टूट जाता है, और ये दोनों भाग में एक होता है एटाइनिक भाग और एक होता है एनाइनिक भाग, यानी एगो धन आवेश वाला भाग और एक ऋण आवेश वाला भाग। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि आखिर ये टूटता ही क्यों है, इसके टूटने के पीछे का कारण क्या है। और दूसरी बात, यदि टूटा तो ठीक है टूटा, लेकिन आवेश का है उत्पन्न हुआ। एक चीज तुम हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चीज पर किसी भी प्रकार का आवेश आ जाए तो समझ लीजिए आप कि उस आवेश के आने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। चाहे वह मोनो एटॉमिक आयन हो, पॉली एटॉमिक आयन हो, पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आया हो, 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज आया हो या 2 3 4 5 निगेटिव चार्ज आया हो, चार्ज के आने के लिए हमेशा कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन। अब हमको मेनली यहाँ ये समझना है कि H2SO4 ऐसे टूटा क्यों, पहला चीज, और जब टूटा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज आया क्यों। दूसरी बात, यहाँ पर दो गो माइनस है, ये दो गो माइनस किस परमाणु पर है, क्योंकि इसमें तो सल्फर है और 4 गो ऑक्सीजन एटम है। तो इन सब चीजों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हो सकता है कि आपको ये टॉपिक अब समझ में ना आए क्योंकि आप ये बात नहीं पढ़े हैं, तो आगे डिटेल में समझ में आएगा। अभी देखिए बताते हैं कितना लोगों को समझ में आता है, बताइएगा। आप एक बात बताइए, H2SO4 में हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? तो सबको दिख रहा है? एक बात थोड़ा कान खोलकर सुन लो, यदि कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो बोला करो, नहीं बोलोगे तो हम क्लास के बाहर कर देंगे। और तुम क्यों नहीं बोलते हो इसका कारण सुन लो, आखिर क्लास से तुमको बाहर क्यों हम करेंगे। तुम्हारे नहीं बोलने का एक नहीं बल्कि दो कारण हो सकता है। एक पहला कारण ये हो सकता है कि तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि H2SO4 में कितना परमाणु है। तो सॉरी, H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणु पूछे थे, H2SO4 में हमने पूछा कि कितना हाइड्रोजन परमाणु है। तो आपको ये दिख नहीं रहा है कि H के साथ 2 लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। अब यदि पूछे कि सल्फर का कितना परमाणु है, तो 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 4 परमाणु है। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो आदमी नहीं बोलेगा। यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा है और तुम नहीं बोलोगे तो ऐसी स्थिति में हम ये समझेंगे कि तुमको समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए, यदि तुमको ये बात भी समझ में नहीं आता है तो तुम 10वां पास कैसे किया? कुछ तो तनियो मनी तो गिनतियों तो आना चाहिए। अब कहोगे कि सर हमारा एच कैसे लिखा जाता है, एच भी नहीं लिखने आता है, हमको सिखाइए। है हमारी क्षमता कि तुमको केमिस्ट्री सिखा दे, इसीलिए ये चीज आना चाहिए। और एक दूसरा कारण क्या होता है वो सुनिए, नहीं बोलने का सबसे बड़ा कारण, हम जब पढ़ाते रहते हैं तो आप शरीर से तो यहाँ है, तन से, लेकिन आपका मन कहीं और भ्रमित, मतलब घूम रहा होता है, भ्रमण कर रहा होता है। तो आप हमारी बातों को सुन ही नहीं पाते हैं कि हमने आपको कहा क्या, हमने आपको पूछा क्या। और जब आप यही नहीं सुन पाए कि हमने आपको क्या कहा, क्या पूछा, तो ऐसी स्थिति में या तो आप मुंह नहीं खोलेंगे, नहीं गलती से मुंह खोल दिए तो क्या बोल देंगे ये कहना मुश्किल है। तो आप दोनों स्थिति में मुंह बंद कर लीजिएगा, कुछ बोलना नहीं है, और यदि सुने नहीं तो ऑटोमेटिक आपका मुंह बंद हो जाएगा। तो मेन कारण यही होता है कि आप सुनते नहीं हैं ध्यान से, इसीलिए आप बोलते नहीं हैं। यदि आप सुनिएगा तो उसके लिए आपको दिमाग और शरीर सबको एक जगह स्थिर करना पड़ेगा, और पढ़ाई में जब तक आपका दिमाग और शरीर स्थिर नहीं हुआ तब तक आप पढ़ाई कर नहीं सकते हैं।
तो आप बोलिएगा तभी हम समझेंगे कि आपका दिमाग और शरीर स्थिर है, इसीलिए आपका बोलना जरूरी है। नहीं बोलिएगा खड़ा कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर मंच पर बगल में खड़ा करेंगे, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब देखेगा कि तुम खड़ा है हमारे बगल में। कमेंट में पूछेगा कि सर वो बचवा काहे खड़ा था, तो बोलेंगे ये जो है सो ध्यान नहीं दे रहा था। ये शुरू के लेवल का पनिशमेंट है, बाद में यहाँ पर बुला के पीटा जाता है, मंचे पर बुला के पीटे। तुम्हारे गार्जियन वगैरह भी देखेंगे कि बचवा को पिटाई लाइव लग रहा है। इसीलिए कोशिश करना कि बोलना है, मुंह खोलना है। नहीं मुंह खोलिएगा फिर कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। एक तो 9th-10th स्टैंडर्ड पर आप कुछ लेकर नहीं आते हैं, ऊपर से जब हम समझाएंगे तो आपका ध्यान भटकते रहेगा, तो क्या पढ़ाएंगे हम। तो बताइए H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना आइटम है, तो सल्फर का, ऑक्सीजन का 4। अब आप ये बताइए कि ये सारे के सारे एटम आपस में जुड़े हुए होंगे किसी न किसी रासायनिक बंधन के द्वारा, तभी तो हम इसको एक साथ लिख पाते हैं। तो यहां पर हमको जानना पड़ेगा इसका संरचना। तो जानिए H2SO4 में एक होता है हाइड्रोजन, दो होता है हाइड्रोजन, 4 होता है ऑक्सीजन और एक होता है सल्फर। ये कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सीजन और ये सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाता है। ये इसकी संरचना है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये संरचना पता नहीं होगा, इसीलिए हमने आपको कहा कि शायद आप इस बात को ज्यादा अभी समझ ना पाए। तो अभी आप मान लीजिए कि ये संरचना होता है। क्या आप एकल सह संयोजन बंधन पढ़े थे? जब दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का बराबर संख्या में साझेदारी करता है, तभी ना एकल सह संयोजन बंधन का निर्माण होता है। देखो इस बंधन को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा हाइड्रोजन ये, और एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा ऑक्सीजन। इसी प्रकार इस बंधन को बनाने में भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक ही न प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। अब बताइए कि इस दोनों आवंधित इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा होगा और ये हाइड्रोजन अपनी ओर खींच रहा होगा, ये एक प्रोटॉन से और ये 8 प्रोटॉन से। ये खींचने का कारण यह है कि प्रोटॉन पर धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, तो निश्चित है कि ये इसको खींचेगा। तो ऐसी स्थिति में कौन ज्यादा खींच लेगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन खींच लेगा ज्यादा। अब देखो तुम बात को समझ रहे हो तो जवाब भी मिल रहा है, नहीं समझोगे तो जवाब नहीं दोगे। इससे लगता है कि हम आदमी को पढ़ा रहे हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई जिंदा लाश बैठा हुआ है, इसीलिए आपका बोलना जरूरी है, हमको भी एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन महसूस करेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके भागने के फेरा में, और जब आप इसको वाटर में डाल दीजिएगा ना, तो ये सच में इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है और इस बंधन को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाता है किसको, ऑक्सीजन को। अब देखो ऑक्सीजन के इस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना था, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आवेश, कोई प्लस आवेश, कोई माइनस आवेश यहाँ पर आने वाला नहीं है। लेकिन ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का हो गया नुकसान और ऑक्सीजन को हो गया एक इलेक्ट्रॉन का फायदा। इस वजह से इस ऑक्सीजन पर आवेश उत्पन्न होता है माइनस और इस हाइड्रोजन पर आवेश उत्पन्न होता है प्लस। आई बात समझ में? एग्जैक्ट यही बात होता है यहां पर भी, और एग्जैक्ट यही बात हर उस केस में होता है जब ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ रहे,
हाइड्रोजन। इसी बात को आगे चलकर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे आवर्त सारणी में, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। इंग्लिश में उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और हो सकता है 9th 10th में भी आप ये वर्ड सुने हो, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं समझे, बाद में समझ जाएंगे। अब आप बताइए कि H2SO4 पानी में जाने के साथ ही, अब आप कहेंगे कि सर पानी में जाने के साथ काहे टूट जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि आपको हर बात आप तुरंत में भी बेसिक में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप जानिए पानी में जाने के बाद ये टूटता है। अब आप बताइए कि ये जो टूटा तो H+ अलग हो गया, इधर भी H+ अलग हो गया। H+ में केवल एक हाइड्रोजन का परमाणु है, तो ये हो गया एक परमाणविक, ये भी हो गया एक परमाणविक, यानी दो गो H+ आयन बना, दोनों एक परमाणविक है। लेकिन जरा इसको देखो, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा है, वो जस का तस बना हुआ है। तो यहां पर एक सल्फर कितने ऑक्सीजन को जोड़े हुए है? 4। तो यदि हम इसको एक साथ लिख के, हम यदि इसको एक पार्टिकल माने, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये लिखेंगे SO4 कितना माइनस 2 माइनस, एक सल्फर, एक दो तीन चार ऑक्सीजन, एक माइनस दूसरा माइनस, तो हो गया SO4 2 माइनस। और आप देखिए ये क्या है? H+। ये क्या है? H+। इसी H+ और इस H+ को सबको जब हम एक साथ लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? 2H+। यानी बताओ H2SO4 कैसे टूटा? तो H+ और SO4 2 माइनस में। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी आवेशित कण है, यह भी दोनों भी आवेशित कण है, यह एक परमाणविक है, यह एक परमाणविक है, क्योंकि दोनों में एक परमाणु है। लेकिन आप इस आयन को देखिए, इसमें 5 परमाणु है, एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का। तो बताइए ये बहुपरमाणविक हुआ कि नहीं? इसीलिए इसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन। समझ गए आप? इस चीज को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। अभी आपको हो सकता है ये थोड़ा भारी लगा हो, रासायनिक बंधन पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये सब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ये। इतना सब भारी सब्जेक्ट आपका है, उसकी तुलना में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ेंगे तब हल्का लगेगा, अभी कैसे हल्का लगेगा? इसको लिखे थे आप? मोनो एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, ये सब आप लिख चुके हैं। देखिए तो बहुपरमाणु आयन का निर्माण H2SO4 को इस तरह से तोड़िए और लिखिए ये है मोनो एटॉमिक आयन, ये है। अच्छा ये बताओ तो मोनो एटॉमिक आयन क्या गो है यहाँ? मोनो एटॉमिक आयन कितना है यहाँ? तो और यहाँ पॉली एटॉमिक आयन कितना है? एक। पॉली एटॉमिक, अरे भाई सुनो, ये जुड़ा हुआ है तो पूरा का पूरा एक कण न माना जाएगा। तो ये एक आयन है जिस पर आवेश है 2 गो माइनस, जिसमें कुल परमाणु है एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का। आयन ये एक माना जाएगा, ये पूरा का पूरा, यानी SO4 2 माइनस एक आयन है। क्लियर है ये? तो हम यहां से कहेंगे कि H+ का 2 आयन और SO4 2 माइनस का एक आयन हमको मिलेगा जब एक H2SO4 टूटेगा तो। लिखेंगे। अभी 9th 10th का बेसिक चल रहा है, 2 4 दिन और चलेगा ये, और इसके बाद आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज लेक्चर नंबर 5वां है। जो भी लोग नहीं पढ़े हैं, क्लास छूटा हुआ है या दोबारा फिर से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लीजिए। हम जाते वक्त एक बार फिर से आपको दिखा देंगे कि यूट्यूब पर आप कैसे देखेंगे। ये नोटिस खास करके उन लोगों के लिए है जो नया लोग आते हैं, हर दिन नए नए लोग आ रहे हैं, तो ये बात बताना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। चेंज करो इसे, अब उतारिए इसको तो।
आगे बढ़ा जाए। अब इसका दूसरा केस बताइए, आगे बढ़ जाए। एक और बता देते हैं इसी तरह का। देखो, लिख लो तो। H3PO4 ये टूटता है 3H+ में और PO4 3- में। बताओ ये पॉलीएटॉमिक आयन है ये? और ये तीनों मोनोएटॉमिक आयन। इसको भी समझ लीजिए। 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है कुछ इस तरह से। अब बताइए तो कौन कौन टूटेगा और कहाँ कहाँ से टूटेगा ये? जल्दी बताओ। कहाँ से टूटेगा? ये टूटेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस आएगा। ये टूटेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस आएगा। ये वाला बॉन्ड भी ना टूटेगा। तो इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर माइनस इस पर प्लस, इस पर प्लस इस पर माइनस। बताओ ये एक आयन मिला PO4, कितना माइनस? 1 -2 -3 और हाइड्रोजन आयन को देखो तो 1 2 3, 3 को H+ मिला है और PO4 3- मिला है। वहां एक माइनस, दूसरा माइनस और ये। तो पॉलीएटॉमिक आयन के लिए आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और अभी आप स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं जानते हैं, इस वजह से थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग जान जाएंगे आगे, टेंशन मत लीजिए। अब यहां से हमारा आगे का जो टॉपिक होगा उसका नाम है संयोजकता। चलिए हेडिंग डालिए तो सभी लोग। यदि यहां तक आप लिख चुके हैं तो अगला हेडिंग डालिए, संयोजकता। ये नाम जरूर तुम सुना होगा। इसको इंग्लिश में बताओ क्या बोलते हैं? वैलेंसी। किसी को पता है वैलेंसी क्या होता है? किसी भी परमाणु के जुड़ने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। जैसे इधर देखो, हमारे पास 2 हाथ है तो हम 2 आदमी को पकड़ सकते हैं, 2 आदमी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी वैलेंसी हुई 2। मेरे पास एक ही हाथ होता तो हमारी वैलेंसी होती 1। यदि 4 हाथ होता तो हम 4 अलग अलग आदमी को जोड़ सकते थे खुद से, तो हमारी वैलेंसी हो जाती 4। तो हमारे बंधन बनाने की जो क्षमता होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? संयोजकता। यदि हम परमाणु के तौर पर समझें तो नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। देखेंगे किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को, किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। देख लिए? थोड़ा देखिएगा इधर। इसको हम ज़्यादा डिटेल में अब कल देखेंगे। कॉपी आप बंद कर लीजिए क्योंकि अभी इस पर ज़्यादा काम नहीं कर सकते, टाइम ओवर हो रहा है। सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव और एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव। एक्चुअल में जिसकी जो वैलेंसी होती है ना उस पर उतने संख्या में आवेश आता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, यदि ढेर सारा Cl- हमारे पास हो तो बताओ तो प्लस वाला तो माइनस वाला को ही खोजेगा। तो एक Na+ कै गो Cl, कितना Cl को अपने से जोड़ पाएगा? 1 को।
यानी सोडियम के बंधन बनाने की क्षमता केवल एक है। एक कैल्शियम कितना को जोड़ लेगा? 2 को। इसका मतलब कैल्शियम के बंधन बनाने की क्षमता 2 है, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। ये कितना को जोड़ेगा? 3 को, तो इसके बंधन बनाने की क्षमता 3 हुई। तो बताइए, एक Na और एक Cl मिलके ये NaCl ही ना बनाएगा, लेकिन एक Ca प्लस प्लस 2 गो Cl माइनस को ना जोड़ेगा। एक प्लस एक माइनस को दूसरा प्लस दूसरा माइनस को खत्म करेगा, तब ना उदासीन यौगिक बनेगा। ये कंपाउंड बना देगा CaCl2। एक अल्युमिनियम कितने को जोड़ेगा? 3 को, तो ये क्या बना देगा? AlCl3। अब बताइए, इस ये संयोजकता का ही ना कमाल है कि एक परमाणु सोडियम का एक क्लोरीन को मात्र जोड़ पाया, जबकि कैल्शियम का एक ही परमाणु क्लोरीन के 2 को जोड़ लिया, अल्युमिनियम का एक ही परमाणु क्लोरीन के 3 को जोड़ लिया। इन सब चीजों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग कल। आइए, 1 मिनट रुकिए।